आप मुझे ईमेल भेज दीजिए कि हम चर्चा करने आ रहे हैं। मैं 3-4 को साथ मैं आपको बताऊंगा हमारे उद्योग में क्या है। आपसे सुनूंगा कि आप तो मेरे से ज्यादा घूमते फिरते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों से बात करते हैं। ये बयान ज्यादा पुराना नहीं है जब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया के सामने ये खुलकर कहा कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इन दिनों पीसीसी चीफ कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हर क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट तो उनके पास आ ही रही है। वे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से फेस टू फेस फीडबैक भी ले रहे हैं, उनकी शिकवा शिकायतों पर गौर भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हर वर्ग के लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं। ये आरोप बीजेपी लगाती थी। कमलनाथ जी पहले भी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे। ये अलग है कि जब मुख्यमंत्री थे तो टाइम प्रशासनिक चीज़ों में रहता था, इसलिए कम मिले होंगे, लेकिन मिलते तब भी थे, मिलते हैं आज भी और आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, अब तो पानी बह गया, अब तो लुटिया डूब गई, अब तो दुकान बंद हो गई, अब तो शोरूम के दरवाजे बंद हो गए। अब कमलनाथ जी समय दें या समय लगाएं, वो केवल समय बर्बाद ही करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ को ये क्यों कहना पड़ा। दरअसल अपनी 15 महीने की सरकार में कमलनाथ पर यह ठप्पा लगा या लगा दिया गया कि वे लोगों से कम ही मिलते हैं। उनकी ये छवि गढ़ने में कांग्रेस के अंदर खाने से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उसके बाद से ही वे बीजेपी के निशाने पर हैं। अगर कहा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दे दो, वही जगह से चलो पास टाइम 24 घंटा चलो। कमलनाथ इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जमाने के स्टाइलमैन राजनेता हैं। उनका मिजाज और अंदाज मौजूदा दौर के लीडर से जुदा है, जो उनकी छवि के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक भी बन जाता है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक जंग में हर बार पलटवार जायज मान लिया गया है। इस टूल से किसी भी दल को परहेज नहीं है, लेकिन कमलनाथ यदि ताज़ा हालात को देखकर अपना अंदाज बदल रहे हैं तो ये कांग्रेस संगठन के लिए 1 पे 11 होगा। बासु चोरे, बंसल न्यूज़, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है नाथ ने बढ़ाए हाथ। राजनीति में लीडर की छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है और यही वजह है कि अपनी छवि को लेकर हर राजनेता हमेशा सजग रहता है। होना भी चाहिए, क्योंकि यही उसकी पूंजी भी है। लेकिन यही वजह भी है कि विरोधी दल अक्सर अपने विरोधी की छवि पर ही वार करते हैं। क्या कांग्रेस के इस आरोप में दम है कि बीजेपी ने कमलनाथ की छवि को लेकर लोगों को भ्रमित किया? क्या वो अपनी छवि को लेकर अब सजग हो गए हैं? क्या नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद 2023 में उनकी छवि कांग्रेस की नैया पार लगाएगी? यही कुछ सवाल हैं और इन सवालों के जवाबों को आज हम तलाशेंगे आज का मुद्दा में। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। जेपी धनोपिया साहब, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, धनोपिया साहब बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट साहब, आपकी ओपनिंग कमेंट के साथ शुरू करना चाहूँगा। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के ज़माने से नेतागिरी या फिर यूं कहें कि राजनीति करने वाले कमलनाथ अब मौजूदा दौर की राजनीति में जिस तरह से एक्टिव आपको नजर आ रहे हैं, उनके 2 चेहरों की बात करें। एक वो जो बीजेपी ने गढ़ा, चलो चलो वक्त नहीं है, और अब दूसरी बात, मिलना है तो सिर्फ एक ईमेल कीजिए, मैं बुलाऊंगा आपको मिलने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ उस जमाने के नेता हैं जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी पावर में हुआ करते थे जी। तो उनका जो एक स्टाइल है काम करने का, वो शिवराज सिंह से बहुत अलग है। शिवराज सिंह के संग सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो आम जनता से कनेक्ट रहते हैं, जबकि कमलनाथ के संग ऐसा नहीं था। और विशेषकर जब वो सत्ता में थे तब तो यही आरोप बाद में उनके जो मंत्री परिषद सदस्य थे और जो बाद में सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए, उनका स्पष्ट कहना था कि मंत्रियों से भी बात नहीं करते थे, कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता, उतना वो समय नहीं दे पाते थे, प्रशासनिक जो व्यस्तताएं होती हैं उसके कारण। लेकिन फिर भी कमलनाथ के संग एक जो प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान भोपाल, वल्लभ भवन और छिंदवाड़ा तक केंद्रित रखा। उसके कारण क्या हुआ कि जो
एक जो उत्साह और जो ऊर्जा का संचार होना चाहिए संगठन में, वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ बीजेपी के संग सबसे बड़ी खासियत ये है कि बीजेपी किसी भी चुनाव के बाद तत्काल में दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अभी आप देखिए कि करीब लगभग मेरे ख्याल से 12-14 महीने होने वाले हैं बीजेपी की सरकार को, या 10-11 महीने होने वाले हैं। लेकिन इस बीच में अगर कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे तो निश्चित तौर पे उनको तमाम मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अपना एक दौरा करना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा नेता आता है तो जो छोटा कार्यकर्ता होता है, जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, जो बरसों से दरी फट्टा उठा रहे हैं, उनमें एक बड़ा ऊर्जा का संचार होता है, उत्साह बढ़ता है कि हमारा बड़ा नेता आया है, और ताकत भी दिखती है दूसरे विपक्षी दलों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए कि आप नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जहाँ जहाँ नगरीय चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी कमलनाथ जी की उपस्थिति नहीं है। अकेले भोपाल में रह के आप लोगों से मिल रहे हैं या लोगों को बुला रहे हैं, उससे वो चीज़ नहीं आ पाती जो होना चाहिए। वैसे भी क्या है कि आप देखिए कि मैं जबलपुर की बात बताऊं, यहाँ पे जो नगर अध्यक्ष हैं वो 10 सालों से नगर अध्यक्ष हैं, वो ऊब चुके हैं नगर अध्यक्ष पद में काम करते करते। लेकिन उसके बदले में अगर आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो उसमें एक अलग काम करने की उत्कंठा होती है, उसका एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो अभी ठीक है कि कमलनाथ जी अपना जो ट्रेंड है उनने चेंज किया है, लेकिन जैसा कि अभी आपके उसमें भी दिखाया गया था कि बीजेपी का कहना है कि काफ़ी देर हो चुकी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले महीने में या उसके अगले महीने में चुनाव हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी भी समय है, अगर वो चाहें तो अपने जो ज़िले हैं जहां पर नगरीय चुनाव होने वाले हैं वहां पर तूफानी दौरा करें, या जो बड़े नेता हैं, अगर कमलनाथ सब जगह नहीं जा सकते तो अगर अजय सिंह राहुल हैं, आपके दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह हैं, वो 10-10, 12-12 जिले अगर तय कर लेते हैं कि हमको पूरे प्रदेश में तूफानी दौरा करना है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तगड़े विपक्ष के रूप में और चुनाव के रूप में सामने आ सकता है। ठीक। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और शायद चैतन्य भट्ट साहब ने जो सवाल छोड़ा है उसका बेहतर जवाब धनोपिया साहब दे पाए। धनोपिया साहब, कमलनाथ ने अब हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन क्या ये पार्टी का जो हाथ है उसको मजबूती दे पाएगा? और जैसा कि मंत्री साहब कह रहे थे कि देर कर दी मेहरबान आते आते, कहीं वाकई देर तो नहीं है कांग्रेस के लिए? ये देखिए सोहेल जी, वास्तविकता यह है कि आदरणीय कमलनाथ जी की कार्यशैली और उनका व्यक्तित्व बहुत अलग है और बहुत ही उत्कृष्ट उस पर है। उनको इस तरह की बातों के साथ जोड़ के, या मंत्री जी के द्वारा ये कहना कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, ये सब बातें फालतू की एक बातें होती हैं, कोई अर्थ नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में निश्चित से पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, सारी चीजों को ठीक करने के लिए समय की आवश्यकता होती थी, और उस समय का अभाव को ही देखते हुए लोगों को काम होने के बाद में निश्चित से वो गप मानने में विश्वास नहीं करते, वो लोगों के साथ ज्यादा इस तरह की बात नहीं करते जिससे लोग उनका वो करें। उनकी कार्यशैली हमेशा एक सी रही है, और कार्यशैली में मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी को मैंने नजदीक से देखा है, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है। उन्होंने अगर आपने कोई काम बताया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये होगा, तो मान लीजिए काम होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपने कहा भूल गए चले गए, बात खत्म हो गई। अगर जेन्युइन काम है, रीजनेबल काम है, कोई समस्या है, तो सारी चीजों का ध्यान रखते थे, और जो छोटी छोटी जगह से, बड़ी बड़ी जगह से लोग आते थे, मिलते थे, सबकी समस्याएं हल होती थी। अब ये तो एक सरकार की परंपराओं में, सरकार किन परिस्थितियों में चली गई और किस तरह से लोग आज बोलने का मौका मिल गया, ये सारी बातें। लेकिन मैं चेतन भट्ट साहब की एक बात से सहमत हूं कि नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, अब निश्चित रूप से बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाना पड़ेगी काम करने की। और आदरणीय कमलनाथ जी ने कई जगह जिलों के दौरे कर लिए हैं, हमारे पूरे नगरीय निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक जा चुके हैं, सारी जगह पर हमारा काम शुरू हो गया है। निश्चित रूप से हम चुनाव में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी रोज मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, सारी बातें होती हैं। आज सुबह मतलब खुद भी इस बात के लिए मेरे को बुलाया गया था, तो हम लोग अभी चर्चाएं करते हैं, काम करते हैं। कमलनाथ जी की वर्दी पहले भी बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत तेज है, बहुत अच्छी है। मेमोरी उनकी बड़ी शार्प है, इसका आपने जिक्र किया। एक सवाल इससे जुड़ा मेरे पास है, लेकिन उस सवाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हितेश, धनोपिया साहब का कहना है कि अब जिस तरह से एक्शन में कमलनाथ नज़र आ रहे हैं, वो एक बेहतर, ताकतवर और मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आएंगे। आपको लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के भीतर इस हलचल का कोई असर नज़र भी आएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, एक बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही धनोपिया जी ने कि कमलनाथ जी बहुत अलग व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मैं भी बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनालिटी, मैं कोई बिलो बेल्ट रिमार्क नहीं करना चाहता, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो खुसूसियत है, खासियत है, वही उनकी चुनौतियाँ भी हैं। पहली चीज़ तो देखिए, उन्होंने कहा मुझे ईमेल करिए। बहुत कम नेता होंगे जो ये कहते हैं आजकल ईमेल करिए। हर आदमी बोलता है मुझे व्हाट्सअप कर दो, फ़ोन कर दो, या टेलीफोन पे लिखा दो ज़्यादा से ज़्यादा।
उन्होंने कहा नहीं मुझे ईमेल करो आप। मतलब वो ईमेल से ऑपरेट करते हैं। अब बहुत बड़ा संकट ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में ईमेल ऑपरेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं सुहेल जी, और वो लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं, डाउन टू अर्थ लीडर्स होते हैं। अब देखिए किसानों का इतना बड़ा वो चल रहा है, अब किसानों के बेचारों के पास कहाँ ईमेल होता है। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं शब्दों को पकड़ लेते हैं, इस बार ईमेल पकड़ लिया, उस बार चलो चलो हो गया, वो पकड़ लिया था। सर आप खुद बताइए ना सर, अब आप खुद बताइए ईमेल फीमेल में क्या करूँ इसका, आप बताइए। मतलब मैं तो बोल नहीं रहा हूँ सर जी, वो जो बोल रहे हैं मैं उन्हीं में से सर मार्ग ढूंढ रहा हूँ जी। तो एक बहुत बड़ा आप सोचिए कि उनकी चुनौती ये है कि उन्होंने शब्द क्या चुना, ईमेल चुना, उन्होंने कभी नहीं कहा टेलीफोन कर दिए कभी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आप समझिए ही इज़ अ वेरी बिग कॉरपोरेट, और अब उनका एग्जिट समय आ गया। देखिए वो सब कुछ कर सकते हैं, उम्र से तो लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। आप याद करिए जब हम लोग प्रतिपक्ष में आ गए थे 15 महीने सुहेल भाई, तो शिवराज सिंह जी सुबह 9 साढ़े 9 बजे दफ्तर आ जाते थे, पार्टी दफ्तर। चेतन जी को भी याद होगा बहुत अच्छे से, आपको भी एज ए रिपोर्टर याद होगा। मतलब अपने अपने मीडिया हाउसेस के दफ्तर में एडिटर नहीं पहुंचते थे क्योंकि आप लोग लेट नाइट काम करते हैं। उसके पहले शिवराज जी आके कार्यालय बैठ जाते थे। मतलब हम लोगों के लिए कई बार हमने देखा था एकदम फ़ोन आता था कि साहब आ गए, तो हम लोग फिर तेज़ी से दौड़ के और सारी व्यवस्थाओं को जमाना, ये सब करना। तो आप कभी सोचिएगा कि उनमें और इनमें कितना बड़ा अंतर है। वो कहते हैं ईमेल करो, ये खुद ही दौड़ के पहुंच जाते हैं। तो ये अंतर राजनीति में है जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगत। 100 विधायक हैं सुहेल भाई, 100 विधायक की पार्टी, आप सोचिए धनोपिया जी जैसे मूर्धन्य लोगों की पार्टी, और आप सोचिए ईमेल से ऑपरेट होगी, तो ये तो साहब बहुत बड़ी चुनौती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब मैं कहने जा रहा हूँ आपको, देखिए बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा राहु केतु लगा है कांग्रेस को 20-25 साल से, समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है, ना राष्ट्रीय स्तर पे मिल रहा है ना राज्य स्तर पे मिल रहा है। भाई आप ये देखिए कमलनाथ जी के पास कितने पद हैं, उनके पास अध्यक्ष का पद है। आपने देखा कभी पता लगा कि आज दिन भर साहब वो कांग्रेस के कार्यालय में बैठो, वीकली लीडर हो गए। जैसे आज ये सब हुआ ना, अब इसके बाद हफ्ते भर वो नहीं दिखेंगे, 10 दिन वो नहीं दिखेंगे, 10 दिन बाद फिर कहीं से आएगा, एक आध ट्वीट कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ट्विटर में मिल जाएंगे, आपको बाइट तक नहीं मिलेंगी, बाइट भी नहीं मिलेंगी। आप बताइए, आप रिकॉर्ड निकालिए 7 दिन में, आपको बताइए कमलनाथ जी की बाइट कितनी मिलती है। आपको खुद मजबूरी में ट्वीट चलाना पड़ता है। ही इज़ अ नाइस लीडर, लर्नेड मैन, लेकिन सब राजनीति में 80% एग्रेरियन इकोनॉमी मध्य प्रदेश। कभी आपने उनको किसी मंडी में खड़े देखा? नहीं देखा होगा। कभी किसी गांव में हेलीकॉप्टर लेके उतरे देखा आपने? मध्य प्रदेश की राजनीति में वो सूट नहीं हो रहा, क्या आपका इस तरह? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए ही इज अ नाइस मैन, फिर मैं बोलूंगा नाइस मैन और नाइस पॉलिटिशियन दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं सर, आज मैं उनकी गरिमा में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की, दैनंदिन राजनीति की, जो भट्ट साहब ने कहा, आवश्यकता बहुत। साहब ये नगरीय निकाय मोहल्लों के चुनाव है जी। आप सोचिए वो सब हवाई पट्टी के नेता है, तो हवाई पट्टी के नेता को आप मोहल्ले में कैसे लेके जाएंगे? आप बताइए, सेल्फी से ले जाएंगे, ट्विटर से ले जाएंगे, ईमेल से ले जाएंगे, और उसके बाद आप चाहते जीत भी जाए। अब अच्छा सोचिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष का ये स्तर भट्ट साहब ने बताया कहाँ तक चला गया। सोचिए जबलपुर का अध्यक्ष थक गया है कि नया कब आएगा, और वहीं हम लोगों ने अधिकांश अध्यक्ष धनोपिया जी जो बनाए हैं वो 35 साल की उम्र तक के बना दिए जिलाध्यक्ष। तो स्वाभाविक है कि राजनीति की आवश्यकताएं, मुझे लगता है शायद जो जन अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लोगों की ज़रूरतों के लिए उनके बीच होना पड़ेगा। लोग थोड़ा ना आवेदन देने आएंगे। भाई आप बोल रहे हैं आप आवेदन दो, जबकि लोगों की आवश्यकता है कि आप बीच में रहो साहब, आप उनके बीच मौजूद रहो। तो दोनों में आप बोलते नहीं साहब मुझे ईमेल करो आप, तो ये ईमेल वाले नेता, वीकली ऑफ वाले नेता कैसे चलेंगे सर, आप बताइए। ठीक, चैतन्य भट्ट साहब जुड़े हैं। चैतन्य साहब, वाकई किस तरह से आप मौजूदा राजनीति को देखते हैं? आपको कोई दिक्कत हो, मुझसे मिलना हो तो ईमेल कीजिए, या फिर जैसा कि हितेश वाजपेयी साहब कह रहे थे कि जब हम सत्ता से गए 15 महीनों के लिए 9:30 बजे का समय होता था और पूर्व सीएम बीजेपी दफ्तर में आकर बैठ जाते थे कि जिसको मिलना है आए और मुझसे यहाँ पर मिल सकता है। शुरुआती दौर में आपने कहा कि सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है और वो ज़्यादा समय लोगों को दे नहीं पाता। जब बतौर सीएम इस प्रोटोकॉल के जरिए आप लोगों को समय नहीं दे पाते और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी अपने पास रखते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? चैतन्य साहब, आपका व्यू चाहूंगा कि आप संगठन को कमजोर कर रहे हैं, और हो सकता है आप सीएम की जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन संगठन कमजोर हो रहा है। फिर अगर आप संगठन की तरफ जोर देना शुरू करते हैं, इधर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो फिर बतौर सीएम जो जिम्मेदारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं कोताही होती है। क्या आपको कमलनाथ इस दोनों पदों के बीच कहीं उलझे नजर आए, जिससे या तो संगठन कमजोर हुआ या फिर हमने देखा नतीजे में सरकार ही चली गई?
नहीं, देखिए संगठन तो कमजोर हुआ है, निश्चित तौर पे कमजोर हुआ है, क्योंकि संगठन ही सत्ता में ले जाता है ना व्यक्ति को। संगठन अगर मजबूत होगा तो वो व्यक्ति वो पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे सत्ता में रहेगी। कमलनाथ जी के संग सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री होते हुए वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते थे। उससे ये हुआ कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव आने लगा कि यार हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। जब मंत्री कह रहे हैं कि चलो बढ़ो आगे, इस तरह की बातें जो बीजेपी भी कहती थी और बाद में फिर दूसरे मंत्रियों ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं इससे संगठन में कमजोरी तो आई है। होना तो ये चाहिए था कि एक सीएम बने रहते कमलनाथ, तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष अगर पार्टी में होता, जो एक युवा होता और वो जो पूरे प्रदेश का दौरा करता, युवाओं को अपने साथ जोड़ता, एक नई ऊर्जा उनमें भरता, तो मुझे लगता है कि संगठन मजबूत होता। संगठन में अगर मजबूती नहीं होगी तो संगठन उस पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकता। बीजेपी के संग सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये संगठन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सत्ता तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन संगठन को आप मजबूत नहीं अगर करोगे तो आप अपने आप सत्ता में पहुंच जाओगे। शिवराज सिंह के साथ जो सबसे बड़ी खूबी वो यही है कि वो कहीं भी दौरा कर लेते हैं, कहीं भी उतर जाते हैं, कहीं भी बात कर लेते हैं। ये कमलनाथ के संग चूंकि वो एक दूसरे टाइप के नेता हैं तो वो उनसे उतने आत्मसात नहीं हो पाते वो जनता के साथ। जो उनके संगठन के लोग हैं उनसे भी उतना ज़्यादा उनका साबका नहीं पड़ता है, उतना उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। और अभी भी नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास है और प्रदेश अध्यक्ष का भी पद उनके पास है। तो इस उम्र में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आप ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। भी वही है विधायक दल के। जी, जेपी धनोपिया साहब जुड़े हैं, आप उनकी तरफ रुख करूंगा। जेपी धनोपिया साहब, आपके जिस जवाब से मैंने एक सवाल उठाया था वो आपकी तरफ छोड़ रहा हूं। आपने कहा कि वो बहुत शार्प माइंड नेता हैं और बरसों पुरानी बात भी उनको याद रहती है। ठीक है, वो बहुत, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है, लेकिन अब बात उनकी राजनीतिक समझ की। पार्टी के भीतर एक बवाल उठता रहा और अंत में सरकार चली गई। क्या राजनीतिक समझ जो है, इतनी बड़ी घटना, उस पर सवाल खड़े नहीं करती? बतौर लीडर जिम्मेदारी उनकी बनती है। आपके नीचे से आपकी पार्टी तहस नहस हुई, सत्ता चली गई और 15 साल वो लंबा वक्त था जिसके लिए यकीनन आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत की होगी। और जैसा हितेश वाजपेयी साहब कह रहे थे कि धनोपिया साहब जैसे नेता हैं जो पार्टी को आज भी खड़ा रखे हैं, क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी उस वक्त जो आपकी जो उत्साह है या जो फिर आपका भरोसा है उसमें कमी नहीं आई होगी कि एक लीडर की वजह से जो ये नहीं भाप पाया कि सरकार जा सकती है, नुकसान हुआ है? सोहेल जी, दो बातें अलग अलग हो गई हैं। एक तो आदरणीय डॉक्टर वाजपेयी जी ने जो ईमेल वाली कहानी को इतना बड़ा चढ़ा के किया, उनकी वाक्पटुता की मैं वाकई में तारीफ करता हूँ। उनने बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। पिछली बार पत्रकारों ने कहा कि साहब टाइम नहीं मिलता है, मिलने की बात नहीं होती। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप मुझे ईमेल करिए, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी वो नेता है जिनके पास में आप जो भी मेल करते हैं उस मेल का प्रिंट निकल कर उनके पास पहुंचता है। चाहे रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, वो सारे मेल देखकर उनको क्या रिप्लाई जाना है, क्या करना है, वो देखते हैं। इसलिए उन्होंने ईमेल को गारंटी दी कि ईमेल एक ऐसी चीज है जो उनके पास आती है। फोन कई बार बिजी रहता है, व्हाट्सएप देखने में बहुत ज्यादा असुविधा होती है, नए नंबर के व्हाट्सएप देख नहीं पाते। उन्होंने अपनी बात को करने के लिए कहा, उसको डॉक्टर वाजपेयी साहब ने अपने तरीके से कह के अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है, उसमें वो नहीं है। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, सुबह 2 घंटे सारे लोगों जो इनके इंपॉर्टेंट लोग फोन आते हैं, बात होती है, दिन भर मीटिंग काम होते हैं, शाम को लोगों के साथ फिर चर्चाएं होती हैं। और जो दिन भर के मेल होते हैं, अर्जेंट मेल जो होते हैं वो तो इमीडिएट उनको दिए जाते हैं, लेकिन जो जनरल मेल आते हैं सारे वो दिए जाते हैं। और रात को जो तो मेल एक मेल को देख के उसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्लियर। वीकली क्यों आते हैं वो जी? पब्लिक के बीच वीकली क्यों आते हैं? वीकली का रोज आते हैं। अब आपको वीकली दिखते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि मीडिया में मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है, मीडिया में रहने के। हमारे सर आप बोल रहे हैं ना व्हाट्सएप आप नहीं करना चाहते, मीडिया से दूर रहते हैं, तो ऐसे में सर कैसे राजनीति होगी आप बताइए? मीडिया में रहने का होता है कि दिन भर इतनी बाइट देते हैं, एक बाइट तो चली जाती है, तो अपना अपना शौक होता है। कमलनाथ जी का ये कहना है कि मैं काम में विश्वास करता हूँ, और उन्होंने मध्य प्रदेश आज कहा भी था कि अचीवमेंट मुख्यमंत्री बनना हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कुछ करके देना मेरी ड्यूटी बनती है, और वो मैं करने में प्रयास कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बता दीजिए, आप कुछ करिए, हम भी कुछ विषय बताएंगे। फिर बात समझ लीजिए, जिस तरह का आप बात कह रहे हैं, तो उनके लिए संगठन में कोई व्यक्ति के लिए दूसरे लोगों को 10 लोगों की जिम्मेदारी दे रखी है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सारे लोगों की और जिम्मेदारी है, प्रभारी है, सारे काम करते हैं, कोई एक व्यक्ति खुद नहीं कर लेता। आज आपके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो क्या पूरा काम खुद ही कर रहे हैं क्या? हम कहें साहब वो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी की उसके पास टूल्स होते हैं काम कराने वाले, और काम करने वाले लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब उसी में शामिल होते हैं। और दूसरी बात जो सोहेल साहब ने कही कि पॉलिटिकली क्या हुआ,
जमीन कैसे खिसक गई। तो साहब धोखा तो जिंदगी में सबको खाना पड़ता है, धोखा खा गए लोगों ने, धोखा दे दिया, धोखा खा गए। धनोपिया साहब, सवाल इस पर नहीं है कि लोगों ने धोखा दिया, आप धोखा खा गए। दरअसल जब आपके पीछे एक लंबा राजनीतिक करियर है और यकीनन जो शख्स केंद्र की राजनीति करे है उसके लिए तो स्टेट की राजनीति बहुत हल्की मानी जाती है, लेकिन आपका एक बड़ा नेता जो केंद्र में राजनीति कर चुका और कई राज्यों का जिम्मेदार रह चुका, वो अपने भीतर की जमीन खसक गई, वो पता नहीं लगा पाया। इसलिए माफ कीजिए मैंने ये बात उठाई कि राजनीतिक जमीन भी खसकती है नेताओं। बोलना चाहता हूँ आज जी, जिस 19 मार्च 2020 की रात को जब ये हो गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे है, उसमें निर्णय होना है जो भी जाना है, तब रात में हुआ कितने लोगों की स्थिति है, कितने लोग कम पड़ रहे हैं। मुश्किल से 4 या 5 लोग थे जो मैनेज होते थे, जा सकते थे, आ सकते थे। हमने कहा कि साहब ये इस तरह, उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव इन सच, मैं सौदेबाजी में विश्वास नहीं करता। तो आज भी उन्होंने इस बात को पत्रकारों के बीच में कहा। तो कभी मेरे पैसे करोड़ों रुपए जो पकड़े गए थे काय के लिए थे सर? और नहीं साहब, वो सब आप लोगों को दिए हुए वो है काम, ये हमारे यहाँ कोई नहीं पकड़े है। कमलनाथ जी को उंगली नहीं उठा सकता कोई। नहीं, वो तो स्वीकार कर लिया उन्होंने जिनके यहाँ से पकड़े गए के आते थे और आप पैसे में खरीदते थे। आप लोगों ने जो इस देश को कलंकित करने के लिए मध्य प्रदेश को किया काम, वो उनके लिए दुखदाई है, वो सब उभरे नहीं है। उन्हें इस बात का बड़ा शर्मा है। ईमेल पढ़ते पढ़ते देर हो गई थी, मान लो सर। का काम मैंने पहले नहीं किया ना आज करूंगा। सौदे की सरकार मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने पहले भी कहा सौदे की सरकार चलाने में विश्वास नहीं करते। छोड़िए सर, आप लोगों का तो नंबर ही कम था सर, आपकी कौन सी बहुमत की सरकार थी? आपका पोस्ट पोल में ही तो जुटाया था ना आपने, तो तब जुटाया था तो 19 को भी जुटा लेते। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों ने कलंकित किया लोकतंत्र को, आपको मुबारक हो। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का चरित्र इस तरह का नहीं है। आपसे नहीं संभला सर, ईमेल से सरकार नहीं चल पाई, मान लो सर। कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। मेरी तो शुभकामनाएं आप अभी भी चलाओ। जो बिकाऊ है वो बिकाऊ है। धनोपिया जी, हम खरीद सकते थे। अच्छा चलिए, आप धनोपिया जी, में विश्वास नहीं करता, आप 150 गाली दे दीजिए। लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहता, लोकतंत्र के लिए सम्मान था, है और रहेगा। सर आप 150 गाली दे दीजिए, लेकिन सर आपके नेता खुद बोल रहे हैं एक तो 3 पदों पर आसीन है, नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य का निर्वहन करते मैंने आज तक नहीं देखा, कहीं करते हूँ दिन भर में तो बताइए। और दूसरा वो खुद बोलते हैं मैं व्हाट्सएप नहीं देखता, आपने बता दिया। उनने बोला मुझे ईमेल करोगे तो मिलने का समय दूंगा मैं। सारी चीजें हो रही हैं निश्चित रूप से। ये कॉर्पोरेट में होता है ना सर, सत्ता के साथ थोड़ी बातें हो जाती हैं। सर मेरी बात मानिए, हम लोग 4-4, 6-6 नंबर लेके चलते हैं कि साहब कोई भी फोन कर ले, ऐसा सहजता से क्यों नहीं कर पाते हैं सर? चलिए इंतजार, और रात को 12 बजे तक उनका काम चलता है। आप ये मान के चलिए कमलनाथ जी वो नेता है। भट्ट साहब ने कहा 10 साल से वो थक गए हैं जबलपुर के अध्यक्ष, उन्हीं का बदलाव कर दीजिए। चलिए ठीक, समय अब बहुत इजाजत नहीं दे रहा इस मामले को आगे बढ़ाने का। वो भी चले जाएंगे। चैतन्य भट्ट साहब 30 सेकंड 30 सेकंड मेरे पास। जो कुछ हमने आज चर्चा की, हालांकि वो पूरे कमलनाथ के कद पर थी, आपको लगता है कि जो बदलाव इस वक्त कमलनाथ के भीतर देखने को मिल रहा है, भविष्य में कोई बदलाव लाएगा कांग्रेस के भीतर? 30 सेकंड चैतन्य भट्ट साहब। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। आपके हाथ से सत्ता चली गई, जब सत्ता होती है तो निश्चित तौर पे जो नगरीय निकाय होती हैं उसमें फ़ायदा मिलता है आपको, और ये इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि जिसकी सत्ता है उसको साथ हम जाएंगे तो हमारे शहर का विकास होगा, नहीं तो दूसरे पक्ष को अगर हम जिता देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे काम रुक जाएंगे। तो ये एक साधारण सी जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है उसके थे। लेकिन ये बात सही है कि अगर कमलनाथ जी इस तरह का प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं आगे उसका फायदा मिलेगा, और उनको अगर कनेक्ट करना है अपने लोगों से तो उनको थोड़ा सा छिंदवाड़ा और भोपाल से बाहर निकल के पूरे प्रदेश में तूफानी दौरा करना पड़ेगा। चलिए, बदलाव की जो बयान है अगर वो आज से शुरू होती है तो जैसा चैतन्य भट्ट साहब कह रहे थे, नगरीय निकाय चुनाव में शायद इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लाइटर नोट पे नारा तो ये है कि आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान ने तो बदलेगा कैसे कमलनाथ जी? चलिए, उसके लिए 2023 का इंतजार करना होगा। 2018 में भी इतिहास गवाह है कि सत्ता पलटी थी, लेकिन कौन कितने गंभीर रूप से इसके प्रयास करता है ये देखना होगा। बहरहाल सियासी रेस में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और देखना है कि ये बढ़त कब तक बरकरार रख पाती है। हमारे आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।